अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एएम रात चैनल में। आज हम टर्किश एयर फोर्स पर बात करने जा रहे हैं। इस पर डिटेल्ड एनालिसिस है। टर्किश एयर फोर्स का फ्यूचर क्या होने जा रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। रिसेंटली टर्किश सदर रजब तैयब उर्दगान ने अपना एक बयान दिया है। ये बयान उन्होंने पिछला जो जुमा गुजरा है, फ्राइडे प्रेयर के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अभी तक हमें F-16 ब्लॉक 70 पर क्या डेवलपमेंट हुई है यूएस की जानब से, इस पर कोई ख़ास हमें नहीं पता और ना ही हमें यूएस ने बताया। लेकिन उन्होंने कहा 3 ममालिक ऐसे हैं जो हमें फाइटर जेट देना भी चाहते हैं, और अगर यूएस हमें जदीद F-16 नहीं देता, यानी कि F-16 वाइपर्स नहीं देता, तो फिर हम इन 3 ममालिक में से किसी एक मुल्क का इंतखाब करेंगे। ये 3 ममालिक कौन से हैं, इसको पूरी दुनिया जानती है कि ये रशिया है, फ्रांस है और इंग्लैंड है। अब फ्रांस, रशिया और इंग्लैंड ये कौन कौन से जहाज़ टर्की को देना चाहते हैं, क्योंकि टर्किश सदर ने यह कहा कि ये तीनों मुल्क हमें अपने बनाए गए जहाज़ देने पर रजामंद भी हैं। तो ब्रिटेन ने, सब जानते हैं कि यूरोफाइटर टाइफून पिच किया हुआ है F-16 ब्लॉक 70 के बदले में कि अगर आपको F-16 ब्लॉक 70 नहीं मिलता तो आप हमसे यूरोफाइटर टाइफून खरीद सकते हैं। इवन 2018 में रशियन सदर तैयब उर्दगान जब दौरे पर गए थे रशिया के, तो वहाँ उन्हें Su-75, Su-57 एयरक्राफ्ट, MiG-35 और MiG-29++ और उसके अलावा Su-35 एयरक्राफ्ट का भी मुआयना करवाया गया था। मोस्ट प्रोबेबली पहले भी ये बातें चलती आई हैं कि टर्की रशिया के Su-35 एयरक्राफ्ट में काफ़ी इंटरेस्टेड है। उसके अलावा S-400 की डील के बाद ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई थी कि रशिया और टर्की आपस में डिफेंस डील्स वगैरह मज़ीद करेंगे। उसके बाद एक टर्किश चैनल पर खबर शाया हुई जिसमें एक टर्किश वज़ीर ने ये बात कही कि वो राफ़ेल एयरक्राफ्ट ले सकते हैं फ्रांस से। फ्रांस भी उनकी कंसिडरेशन में है, यानी कि फ्रांस भी ये चाहता है कि टर्की को भी वो अपने राफ़ेल एयरक्राफ्ट बेच दें। लेकिन टर्की का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ग्रीस, यूनान, उसके पास भी राफ़ेल एयरक्राफ्ट ही मौजूद है, और यूनान और फ्रांस की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती भी है। और अगर माजी को देखा जाए तो टर्की और फ्रांस के कोई आपस में अच्छे ताल्लुकात भी नहीं रहे। जबकि मई के महीने में इसी साल टर्किश एयर फोर्स के चीफ बरतानिया के दौरे पर गए थे और वहाँ उन्हें यूरोफाइटर टाइफून पहली दफ़ा ऑफिशियली पिच किया गया था। यूरोफाइटर टाइफून के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि टर्किश एयर फोर्स मुस्तकबिल में से एक्वायर कर सकती है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। टर्किश एयर फोर्स ने 2022 में जो एनातोलियन ईगल्स हुई, जिसमें पाकिस्तान एयर फोर्स के नंबर 11 स्क्वाड्रन के F-16 ने भी हिस्सा लिया था, उसमें यूरोफाइटर टाइफून्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो रिपोर्टेडली मुख्तलिफ ओसेंट प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक टर्की इन एक्सरसाइजेज में यूरोफाइटर टाइफून के पोटेंशियल को देखना चाहता था कि ये जहाज़ मुस्तकबिल में किस तरह परफॉर्म करेंगे और F-16 के मुकाबले में ये जहाज़ कहाँ रैंक करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ एक और खड़ा हो जाता है। हम राफ़ेल को एक साइड पर रख देते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि राफ़ेल का कोई चांस नहीं है। फ्रांस के साथ वैसे भी टर्की के कोई तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। दूसरी तरफ रशिया को ही देख लें, अगर पहले रशिया की अगर हम बात कर लें तो रशिया से अमेरिका ने S-400 सिस्टम ख़रीदा। अब उसकी रिसेंट दूसरी रेजिमेंट का भी टर्की ने उसकी डील साइन कर लिया रशिया से, जिस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी आया अमेरिका का कि आप रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि S-400 एक ख़तरा समझा जाता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए। ऐसा ऑन पेपर लिखा हुआ है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये काफ़ी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो गई हैं। फिर Su-35 के चांसेस इस वजह से भी नहीं बनते क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर में इसने किल्स की हैं, बहुत ज़्यादा किल्स भी की हैं, लेकिन इस एयरक्राफ्ट के कई क्रैशेस भी हुए हैं और ये जहाज़ शूट डाउन भी हुआ है। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी निकल कर सामने आई हैं, जबकि इस एयरक्राफ्ट को बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट माना जाता था। तकरीबन 2 माह पहले रशिया ने अपने एक पायलट को एजाज़िया दिया, उसको मेडल्स वगैरह दिए कि उसने जंग में 5 फाइटर जेट्स दुश्मन के गिराए हैं, लेकिन ना तो इसको यूक्रेन ने इसकी तरदीद की और ना ही इसकी तस्दीक की। उसके अलावा Su-35 को रूस के अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ही मार गिराया, जिस पर यह क्वेश्चन भी उठा कि क्या Su-35 एयरक्राफ्ट के मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स ने नहीं बताया जहाज़ को कि उसकी तरफ मिसाइल आ रहा है, और अगर बता भी दिया तो फिर क्या पायलट की गलती थी कि वो अपने जहाज़ को बचा नहीं पाया। दूसरा ये कि क्या इसकी कम्युनिकेशन में मसला है जिसकी वजह से रशिया का अपना एयर डिफेंस सिस्टम ही अपने Su-35 पर मिसाइल फायर कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि रशियन फोर्सेस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है।
यहाँ यूरोफाइटर टाइफून के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस पर हम तफसील से बात करते हैं कि यूरोफाइटर टाइफून को ब्रिटेन बेचना जाता है। ब्रिटेन एक तरफ यूएस का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, बहुत अच्छा दोस्त भी है, लेकिन दूसरी तरफ आपके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट आते हैं जिसे आप मुफादात कहते हैं। कोई भी मुल्क अपने इंटरेस्ट पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वक्ती तौर पर हमें किसी मुल्क की पॉलिसी देखकर ये लगता है कि ये मुल्क कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन असल में वो बैकडोर डिप्लोमेसी को यूज़ कर रहा होता है। वक्ती तौर पर वो अपने आप को कमज़ोर दिखा रहा होता है, लेकिन पीछे से वो अपनी पूरी तैयारी करके बैठा होता है कि जैसे ही सही वक्त आएगा तो हम अपने पत्ते खेलेंगे। यूके की रॉयल एयर फोर्स बहुत अरसे से ये कोशिश कर रही है कि वो अमेरिकन वेपन्स पर अपना इन्हिसार कम करे, अपनी डिपेंडेंसी उन पर ख़त्म करे। इसीलिए वो अमेरिकन एम 9 साइडवाइंडर मिसाइल्स की बजाय अब अपने एम 132 मिसाइल्स को यूज़ कर रहे हैं, अपने F-35 पर भी। और अपने एम 132 मिसाइल्स को उन्होंने इवन इस लिहाज से अपग्रेड किया है या उसमें कुछ चेंजेस किए हैं कि उसका आरसीएस कम हो, ताकि क्लोज कॉम्बैट में भी इन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को एक एज रहे। दूसरी तरफ यूरोफाइटर टाइफून का जो कैप्टर ई एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है वो राफेल के रडार से बेहतर समझा जाता है, और कैप्टर ई रडार का एक अपग्रेडेड वेरिएंट भी बनाया जा रहा है जिसके लिए फंड्स वगैरह मुख्तस कर दिए, और आने वाले कुछ अरसे में इसके प्रोटोटाइप्स वगैरह भी मंजर आम पर आएंगे। दूसरी तरफ हो सकता है यहाँ आने वाले वक्त में कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए जहाँ अमेरिका F-16 ब्लॉक 70 टर्की को दे दे, लेकिन उसमें भी टर्की को ये चीज़ें लेते हुए 2024, 2025 या 2026 तक ये चीज़ें जा सकती हैं। इवन अगर वो यूरोफाइटर टाइफून को भी ख़रीदेंगे या कोई भी जहाज़ खरीदेंगे तो टाइमलाइन 2026-2025 तक ही चली जाएगी। उस वक्त तक इनको अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना पड़ेगा टर्किश एयरफोर्स को, क्योंकि अगर आपने दुश्मन के राफेल एयरक्राफ्ट से लड़ना है, आपके पास कोई ऐसा जहाज़ नहीं है जिस पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार मौजूद हो, तो आपके लिए मुश्किल है। दूसरा, हम इस सिनेरियो को पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंडिया के पास राफेल है तो हमारे पास भी ऐसे जहाज़ मौजूद हैं जिनके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार हो, जिनके पास लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल्स हों। तो ये पाकिस्तान और इंडिया का मामला नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ टर्की है जिसके पास मिसाइल्स भी कम रेंज वाले हैं, कोई अच्छा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार भी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ यूनान के पास ऐसा रडार्स भी हैं और मीटियोर भी हैं। बहरहाल अगर यूरोफाइटर टाइफून टर्की लेता है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन होगा कि एम 120 तो उनके पास वही है कम रेंज वाले जो इनके पास मौजूद है। 120 किलोमीटर रेंज है एम 120C7 की। तो क्या अगर यूरोफाइटर टाइफून वो ख़रीदेंगे तो क्या उन्हें अपग्रेडेड एम 120D मिसाइल मिलेंगे या उन्हें मीटियोर मिसाइल मिलेंगे? ये एक क्वेश्चन मार्क है। इस पर अभी बात करना फ़िलहाल कबल अज़ वक्त होगा। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।